जय साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर साथियों, मैंने आपको जो है ना पार्ट 1 में जो है ना ज्योग्राफी का जो है ना पूरा सारांश आप देख रहे हैं, या सारांश सब जो है ना आपको हम बता दिए थे। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था वो भी आपको करा दिए थे, ठीक है ना। और आप सभी ने उस वीडियो में बहुत सारा प्यार भी दिया था, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। और आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो क्लास शुरू होगा हम लोग का, उसमें हम लोग का होगा प्रश्न उत्तर होगा, है ना। सब्जेक्टिव का होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव से जितना भी है ये सब आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक हम दे देंगे, अथवा जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग हमारा इकाई 1 है, या हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का। और आज चैप्टर जो 1 है इसमें आपका सारा सब्जेक्ट हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न उत्तर है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग जो है ना इस चैप्टर का जितना प्रश्न उत्तर हुआ किताब में और एक्स्ट्रा जितना होने वाला है वो हम सब कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। यानी कि संसाधन क्या होता है, किसको हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा है कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जितने वस्तुएं होती है ना, सबका सब क्या होता है, संसाधन होता है। जैसे कि हमें लिखने के लिए हमें कलम चाहिए, यह कलम तो हमारी जरूरतों को पूरा करती है कलम, तो कलम हमारा क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन है यानी परिभाषा है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अर्थात उपयोग में आने वाले जितने भी सभी वस्तुएं हैं वो सबका सब क्या होता है, संसाधन होता है। जैसे कि भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति, ये सभी हमारा क्या है, ये सभी हमारा क्या है, संसाधन है। इसका एक दूसरा अन्य परिभाषा देख लीजिए। वे सभी भौतिक वस्तुएं जो जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा भी हमारा होता है, ठीक है ना। तो जो मानव के जीवन यापन के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन कहलाती है हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए, मानव को जिंदा रहने के लिए जिन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रोटी चाहिए, है ना, हमें कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, रहने के लिए मकान चाहिए, भूमि, है ना। तीसरी हमारा क्या है, संसाधन है। यानी कि अगर एक बात में अगर कहा जाए कि मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने वाली जितनी वस्तुएं होती है सबका सब क्या है, संसाधन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्या, संसाधनों का वर्गीकरण करें। यानी संसाधन का क्या करें, इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब इसको बांटेंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण करें। हमारा आंसर है कि संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहला हमारा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन, ठीक है। अगला हमारा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अगला हमारा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्र व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्र, और चौथा होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए अगला हमारा पॉइंट है डी में है कि विकास के आधार पर संसाधन भी होते हैं चार प्रकार के। एक होता है संभावित संसाधन, दूसरा होता है हमारा विकसित, तीसरा होता है भंडार संसाधन, और चौथा हमारा जो होता है वो होता है संचित कोष संसाधन। यहाँ पे हो जाएगा संचित कोष, हो जाएगा संचित कोष संसाधन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधन किसे कहते हैं। आंसर है कि प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों के साथ ही जलवायु, उच्चावच जैसी भौगोलिक वे सभी परिस्थितियां जो मानव जीवन के क्रियाकलापों पर क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है, उसे कहते हैं प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, जल, वनस्पति सभी हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि अगर इसको अपना भाषा में इसको परिभाषित करें तो क्या बोलेंगे, प्रकृति के द्वारा दिए गए जितने भी संसाधन मानव की जरूरतों को पूरा करती है उन सभी को कहते हैं प्रकृति प्रदत्त संसाधन। जैसे कि सूर्य हमारी जरूरतों को पूरा करती है, सूर्य हो गया हमारा
देखिए हवा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, ये सभी हमारा क्या है, प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। इसको मानव ने नहीं बनाया है, यह प्रकृति का दिया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखिए संसाधन हमारे मनुष्य की जरूरतों को दो तरह से पूरा होता है, एक होता है प्रकृति के द्वारा और एक होता है मानव के द्वारा। अब हम लोग आते हैं कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, या बोल सकते हैं मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, मानव निर्मित का मतलब क्या हुआ, मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन, या फिर बोल सकते हैं मानवीय संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन है कि मानव के द्वारा निर्मित वे सभी, वे होगा, ठीक है ना, मानव के द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे कहते हैं मानवीय संसाधन। जैसे कि घड़ी, घड़ी किसने बनाया है, आदमी ने बनाया है और आदमी की जरूरत को पूरा करती है। हमारा पंखा हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, टेबल कुर्सी, ये सभी क्या है, हमारा बल्ब, ये एलईडी जो डिजिटल जो बोर्ड है यह मनुष्य ने बनाया है, यह हमारा मानव निर्मित संसाधन है। अर्थात मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुएं जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्लियर है सबका। अगला हमारा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उन्हें लिखें, यानी उत्पत्ति के आधार पर। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो है ना संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक हमारा होता है जैव संसाधन, जैव का मतलब होता है जीवित, सजीव। ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम लोग भी जिंदा ही है, जीवित ही हम लोग जैव संसाधन हो जाएंगे, पशु पक्षी हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगी, यानी जो कि जीवित होते हैं ना उसको बोलते हैं जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति, ये सब मेरा क्या है, जैव संसाधन है। अब आते हैं अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो सजीव नहीं होते हैं यानी कि वह निर्जीव होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा मिट्टी, मिट्टी हमारा अजैव है, खनिज हो गया, धातु हो गया, टेबल कुर्सी, ये सभी हमारा क्या अजैव संसाधन है, यानी कि ऐसा संसाधन जो कि सजीव नहीं होते हैं उसे कहते हैं हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए क्वेश्चन है क्या, दिख रहा है ना, थोड़ा इसको हम मैनेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या बोल सकते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। ठीक है, इसका आंसर होगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब होता है, ठीक है, यहाँ देखिए नवीकरणीय यानी कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत यानी पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रोज हमें नए नए रूप में मिलता है। जैसे हवा नवीकरणीय, खत्म नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश रोज हमें पुनः पुनः मिलता है, रोज मिलता है, यह नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, है ना। जैसे सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय हो जाएगा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, पवन, ये सभी हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब हम लोग आते हैं अनवीकरणीय, यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसका निर्माण संभव नहीं है उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी ऐसा संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा होगा तेल, पेट्रोल, हमारा हो जाएगा कोयला, कोयला हो जाएगा, हमारा हो जाएगा किरासन, डीजल हो जाएगा, डीजल, पेट्रोल, ये सभी हमारा क्या है, अनवीकरणीय है। क्योंकि देखिए इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी ऐसा संसाधन जिनकी पुनः प्राप्ति तुरंत संभव नहीं होती है उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, कोयला बनने में, पेट्रोल बनने में, डीजल बनने में, है ना।
इनका एक बार प्रयोग करेंगे तो दोबारा इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह हमारे प्रयोग के अलग बसता ही नहीं है ना, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन हमारा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना है। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, है ना, अपना अधिकार होता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम तो होना चाहिए, यानी ऐसे संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे बगीचा मेरा पापा का नाम का है, तो वह मेरा पापा का पर्सनली है। अब ऐसा नहीं कि कोई आगे बोलेगा नहीं यह मेरा है, उसको मार के भगा देंगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरा पापा का नाम पे है, वह किसी एक खास व्यक्ति का नाम पे है। ये सही जमीन है जहाँ पे हम हैं, ठीक है ना, मेरा तभी है नहीं, मेरे पापा जी का है, हमको कबो भगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या व्यक्तिगत संसाधन है, किसी खास व्यक्ति का नाम पे यह रजिस्टर्ड क्या हुआ चीज है, इसको हम लोग क्या होता है व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे यह बोर्ड है, यह मेरा है, अपना है, ठीक है ना, ये मेरा अपना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि मकान किसी एक व्यक्ति का होता है, ऐसे घर का सदस्य तो उसमें रहते ही ना, लेकिन मतलब खास एक व्यक्ति का होता है। जैसे मेरा भी छोटा मोटा मकान है, उस पर जो ना हम लोग रहते हैं, उसमें रहते हैं, बट जो है ना क्या है उस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार है, मेरे पापा जी का अधिकार है, ठीक है। जैसे खेत, खेत तो है, खेत जाते हैं, भले भुट्टा खाते हैं अलग बात है, लेकिन पता है अधिकार किसका है, पापा का है। वो किसी एक खास एक व्यक्ति का नाम पे वो रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसी का है। तालाब, तालाब जो खुदवाते हैं मछली पालने के लिए, वो किसी एक व्यक्ति का नाम पे होता है। ये हमारा क्या है, एक व्यक्ति का संसाधन होता है ना। अब हम लोग आते हैं, अगला हमारा है क्या, सामुदायिक संसाधन। हाँ, सामुदायिक देखिए यह किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता, यह समुदाय का मतलब होता है समूह, सार्वजनिक ही होता है यह। तो सामुदायिक संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, वह किसी खास समुदाय का, समूह का अधिकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मस्जिद किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वह पूरा समूह का, पूरा जो है ना, मतलब जो कि सदस्य का होता है, मतलब जो है ना समाज के सभी वर्गों का, सभी वर्ग नहीं, मतलब जो वर्ग इसमें आते हैं उसका होता है ना। मंदिर, मंदिर केवल जो है ना किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, उसमें सभी लोग जा सकते हैं पूजा करने के लिए, वो सार्वजनिक होता है। गुरुद्वारा, गिरजाघाट, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये जो है ना पर्सनली नहीं होता है, ये हमारा सार्वजनिक होता है, यानी कि सामुदायिक होता है। अगला हमारा है राष्ट्र संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र संसाधन कहते हैं। जैसे कि राष्ट्र की राजनीतिक सीमा के अंदर में समस्त खनिज जितना मिलता है, जल मिलेगा, भूमि मिलेगा, वन्य जीवी मिलेगा, है ना, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। यानी एक राष्ट्र के अंदर में, राष्ट्र का मतलब देश, किसी देश के अंदर में जितना खनिज जो भी मिलता है वो हमारा क्या होता है, राष्ट्र संसाधन होता है। मतलब एक राष्ट्र के अंदर में पाए जाने वाले सभी संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा में हमारा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है देश से बाहर, ठीक है ना, उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा, बल्कि विश्व के सभी देशों का समान अधिकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए वैसे संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का अधिकार ना होकर, ठीक है ना, किसी खास राष्ट्र का नहीं बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। यानी ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास एक देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि विश्व के सभी देशों का समान अधिकार होता है, उसे कहते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तटरेखा से 200 किलोमीटर के बाद का जो महासागरीय क्षेत्र होता है वह किसी देश का नहीं होता, वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है, वह विश्व के सभी देशों का समान अधिकार उस पर होता है। अब हमारा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व होते हैं विकास, विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी संसाधन आपका होता है 4 तरह का होता है।
कौन होता है? पहला हमारा है संभावी संसाधन। पहला क्या है? संभावी संसाधन। भैया चलिए आ जाइए। संभावी संसाधन या बोल सकते हैं संभावित संसाधन, वैसे संसाधन जिनको भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है उसे कहते हैं संभावी संसाधन, है ना। संभावना है कि भविष्य में उपयोग में आने वाला है लेकिन अभी नहीं, वो संभावना है। अगला है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है उसे कहते हैं विकसित। जो विकसित हो चुका है, जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये क्या विकसित हो चुका है, इसका हम लोग वर्तमान में प्रयोग भी करते हैं। अगला हमारा है भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो वर्तमान समय में भंडार के रूप में है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है उसे कहते हैं क्या? भंडार संसाधन कहते हैं। वो भंडारित है, वो सुरक्षित है, अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम। चलिए चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है संचित कोश संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में संचित है और उन्हें उपलब्ध तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका प्रयोग में लाया जा सकता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? संचित कोश संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण के आधार पे हम लोग का लगभग क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं हम लोग संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, यानी संसाधन का नियोजन कैसे करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, आंसर है संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन का नियोजन कहलाना, क्या है? संसाधनों का नियोजन कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि संसाधनों को सही ढंग से प्रयोग करना ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए अभी हम वीडियो बना रहे हैं ना, वीडियो शूट कर रहे हैं, यह बल्ब सब चल रहा है, जल रहा है ना, तो इसका सही उपयोग हो रहा है। अगर मान लीजिए कहीं हम घूमने चले जाएंगे, भोज खाने के लिए चले जाएंगे, तो क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे, उसका सही यूज हो गया। और हम कहीं चले जाएंगे और पंखो चला के छोड़ देंगे, बल्ब भी बढ़ेगा, जो डिजिटल बोर्ड है इसको भी चालू करके छोड़ देंगे, ये क्या होगा? बर्बादी हो जाएगा। इस संसाधन का यह नियोजन नहीं हुआ। जैसे टूटी में पानी आता है ना, मतलब प्रयोग के लायक पानी ले लेंगे, उसका उसको बंद कर देंगे, ऐसा नहीं उसको खुला छोड़ देंगे, वो संसाधन का नियोजन नहीं होगा। यानी कि सही ढंग से, विवेक ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से संसाधनों का सही उपयोग करना संसाधनों का नियोजन कहलाता है। इसे कहता है जब संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाता है तो इसकी उपयोगिता क्या होती है? बढ़ जाती है, वो लंबे समय तक चलता है, टिकता है। अभी पंखा, ठीक है, जब हम लोग कम लगेगा पंखा चलाएंगे और कहीं घूमने चल जाएंगे, भोज खाने चल जाएंगे, है ना, तो क्या करेंगे? पंखा को बंद कर देंगे, तो इसका आयु बढ़ेगा, वो ढेर दिन तक चलेगा। लेकिन वही क्या करेंगे? दिन रात हम छोड़ देंगे, पंखा चलते रहेगा, दुबई में नाम जो ना बैठ ही जाएगा, खराब हो जाएगा। यह संसाधनों का नियोजन नहीं हुआ। लेकिन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना संसाधनों का नियोजन कहलाता है। जैसे हम लोग सुबह होता है ना, पता है सुबह होता क्या करते हैं? सबसे पहले पता है क्या करते हैं? सबसे पहले जितना बल्ब है उसको बंद कर देते हैं। पता है क्यों? पता है कि बिल उठेगा। अगर वही बिल नहीं उठता तो हम लोग पता है क्या करते हो? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रहा है, पंखा घूम रहा है, संसाधन हम क्या करते हैं? बर्बादी करेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं? सुबह उठते हैं तो फटाक से जो अनावश्यक बल्ब है जिसका काम जरूरी नहीं है उसको फटाफट दरवाजा का बल्ब से क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा बिल जो है थोड़ा कम उठेगा। इसको बोलते हैं संसाधनों का नियोजन कहते हैं, सही ढंग से प्रयोग करना। आने बात समझ में? चलिए अगला हमारा है कि भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख तरीकों को लिखे। भारत में संसाधनों का नियोजन कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका है, उनके बारे में बताना है। आंसर है पहला हमारा है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित संसाधनों का संरक्षण करना। जहां जहां पर संसाधन मिलेगा उसको क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे, उसको बचाएंगे ताकि भविष्य में वो काम में आए। संसाधनों की प्राप्ति के लिए उचित तकनीक का उपयोग करना। जहां पर कोई लकड़ी वगैरह फेंका हुआ है उसका टेक्नोलॉजी से उस लकड़ी को क्या करेंगे? बढ़ई के द्वारा टेबल कुर्सी बना लेंगे ताकि उसका क्या होगा? उसका सही ढंग से उपयोग हो पाएगा, है ना। और टेक्नोलॉजी के अभाव में जो है ना आज बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो आसपास में फेंका हुआ रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। इसलिए संसाधनों का नियोजन करना चाहिए सही ढंग से। अगला है संसाधन विकास योजनाओं की क्या करना? प्रमुख रूप देना है। संसाधन के बारे में सभी लोगों को जागरूक करना है, बताना है। सर्वेक्षण के द्वारा संसाधनों को विकसित करना, यानी खोज करके संसाधनों को और आगे बढ़ाना। अगला है कि संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना जिससे कि वह नष्ट ना हो सके, यानी संसाधनों का ऐसे प्रयोग करेंगे कि जल्दी वह नष्ट ना हो और भविष्य तक मतलब कुछ लंबे समय तक वो चले।
और संसाधनों का संरक्षण करना यानी संसाधनों को बचाना। जैसे बताए, अब बता देता आपको कि कहीं चले जाएंगे तो बल्ब पंखा सब बंद कर देंगे ताकि वो सुरक्षित रहे। अब ऐसा ना कि बस कहीं चले गए हैं, दिन भर रात भर जो है घर में हेवे नहीं के पे जाके जो ना दावत में भोज खा रहे हैं, ईद में चले गए हैं, बकरीद में चले गए हैं, होली में चले गए हैं, इधर पंखा सब चला दिए, एकदम चल रहा है पंखा सब। इससे क्या होगा, संसाधनों की बर्बादी हो जाएगी। आ रहा समझ में ना? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका? भैया यह तकनीक जो है ना संसाधनों के निर्माण में, यह टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर यह बोर्ड बना हुआ है ना जिसको आप लोग हम आराम से डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या लगा है? टेक्नोलॉजी, तकनीक लगा है। अगर तकनीक ना होता ना तो आज इतना विकसित नहीं होता देश, है ना? अभी देखिए लैपटॉप, मोबाइल, पता है एक समय था कि जिसमें बताते आपको, बहुत दिन पहले की बात है, लगभग बता देते हैं आपको 8-12 साल के पहले की बात है, इतनी छूट मोबाइल था मेरे पापा के पास था, है ना? और उसी में हम लोग मोबाइल लेकर चले, छैया छैया वाला गाना सुनते थे, है ना? बोलता है ना, मतलब दूसरे था, लेकिन मतलब इतना ऐसा इस तरह का मोबाइल नहीं था जैसे अभी हम लोग के पास है। हम सोचते थे वहाँ पे कब हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल लगा, किसी के पास देखते थे, ठीक है ना? तो आस्ते तक टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन हुआ, डेवलप हुआ, और अभी हम लोग के पास एक होगा 2-3 मोबाइल है, जहाँ तक 4-5 2-3 लैपटॉप तक है, जहाँ तक डिजिटल बोर्ड है। इससे हमारा क्या है? टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो संसाधनों के निर्माण में जो टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आदमी टेक्नोलॉजी से, तकनीक से क्या करता है? फेंका हुआ लकड़ी को कुर्सी, डाइनिंग टेबल बना लेता है। अगर कोई मोटा सा सिल्ली अगर फेंका हुआ है, उसका यूज नहीं है, कोई उसको लेगा नहीं। अगर वही एक बढ़ई का हाथ में चला जाएगा, क्या करेगा? उसी लकड़ी को काट के, छील के, माट के जो है ना, उसको टेबल बना देगा, डाइनिंग टेबल बना देगा, कुर्सी बना देगा, तब लोग उसको खरीद लेगा अच्छा दाम में। यानी कि तकनीक के द्वारा वस्तुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तकनीक के द्वारा क्या होता है? खराब वस्तु को भी अच्छा वस्तु में उसको बनाया जा सकता है। तकनीक से क्या होता है? वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाता है, उसका कीमत भी बढ़ जाता है। होता है कि बहुत से ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो कि तकनीक के अभाव के कारण लोगों के उपयोग में नहीं आ रहे हैं। बहुत से ऐसे प्राकृतिक संसाधन अभी भी हमारे प्रकृति में फैला हुआ रहता है कि टेक्नोलॉजी का अभाव में जो है ना, क्या होता है? फेंका हुआ रहता है। बताते हैं आपको, हम लोग का जो गांव में आता है ना, क्या बोलता है, ऊट लेने के लिए क्या मोबाइल, टीन, सब टीन क्या क्या लेता है जी, प्लास्टिक लेके जाता है ना, क्या करता है? उसको फेंकता थोड़ी है, उसको गला के फिर से टेक्नोलॉजी, तकनीक के माध्यम से हाथ का घड़ी बना देता है, तो कप गिलास बना देता है ना? इससे क्या टेक्नोलॉजी है। तो अभी भी प्रकृति में ऐसे कुछ संसाधन है जो कि टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी भी बर्बाद हो रहा है। और उसको उठा के अगर उसको सही तकनीक से, टेक्नोलॉजी से अगर उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, उसको बनाया जाए, वो आदमी के, मनुष्य के उपयोग के लायक वो बन सकता है। इनमें तकनीक का विकास किया जाए, तकनीक लगाया जाए, टेक्नोलॉजी लगाया जाए, तो यह लोगों के उपयोग के लायक बन सकता है। इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है, उसका कीमत बढ़ जाएगा, उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगा, लोग उसको पसंद करेंगे। हाँ, उसको अगर कुछ तकनीक लगाया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, है ना, ताकि लोग उसको पसंद करें। तो मतलब संसाधन के निर्माण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है, काफी भूमिका होता है। किसका? तकनीक का होता है। टेक्नोलॉजी जो बहुत ही बड़ा मत रखता है किसी संगठन को बनने में। अगला है अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। या आप इसको ना क्या लगा दीजिए, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। समुद्री क्षेत्र से कितना? 200 किलोमीटर का दूरी जो है ना आपका अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए भैया, क्वेश्चन हमारा आज ये 12 है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? ये तो क्वेश्चन बहुत ही एकदम हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है कि मानव एक संसाधन है कैसे। देखिए, मानव ही जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव में ऐसा योग्यता है, ऐसा दक्षता है, ऐसा बुद्धि है, टेक्नोलॉजी है कि वो कोई भी चीज को कुछ से कुछ बना सकता है। केवल मानव में ही ऐसा गुण पाया जाता है। मानव एक सुपर जो संसाधन है। मानव जो हर चीज सोचता है, समझता है किस चीज का परिवर्तन किया जाए। मानव ही तो आज यह बोर्ड को बनाया है, मानव ही इतना परिवर्तन किया है। एक समय आदमी को सही से कपड़ा पहनने के लिए ढंग नहीं था, वही मानव विकसित होते होते उसमें टेक्नोलॉजी आते आते भी बहुत सारा इतना डेवलप हो चुका है। ये सब क्या है? मानव के दिमाग का ही कमाल है। बोलते हैं मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि
मनुष्य की योग्यताएं ही, मनुष्य का जो बुद्धि है उसका योग्यता है, वो योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में सहायता करती है। यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है जो भौतिक पदार्थों को उपयोगी बनाने में अपना योगदान देता है। अतः मानव जो है ना एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक मानव क्या है, एक अच्छा संसाधन है। चलिए इस सबको ना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे जो है ना मेरा पेड नोट्स है, मतलब इसमें कुछ रुपया लगेगा अगर आप लेना चाहते हैं। आपको बताए थे कि पूरा मेरा ज्योग्राफी का नोट्स आप लेना चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज जो है ना आपको मिल जाएगा मात्र 21 रुपया में, पूरा फुल्ली मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही कम फी है, इसी का अगर और कहीं पे लीजिएगा ना कम से आपको 100 रुपया लग जाएगा। आपको मात्र हम 21 रुपया में दे रहे हैं, बिल्कुल अपना लैंग्वेज का बहुत अपना मेहनत से आपको बनाते हैं। बस थोड़ा सा जो मेहनत करते हैं ना टाइपिंग वगैरह उसी का कीमत लेते हैं और कुछ नहीं लेते हम लोग। चलिए क्योटो सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो है ना यह 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में यह सम्मेलन हुआ था। यह सबका पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। अगला हमारा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना आपका 3 जून से शुरू हुआ था, 14 जून 1992 तक चला था। यह जो ना ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर जो है ना कहाँ पे? ब्राजील का है, ब्राजील का शहर है, वहीं पे हुआ था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बता दो आपको कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका जो है 1997 में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये आपका 2002 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 1995 में जो है ना कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में जो है ना आपका 159 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और तृतीय में एकदम 2000 लोगों ने भाग लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है कि संभावित संसाधन एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करना। बस कुछ नहीं करना, दोनों का परिभाषा लिख देना है, आपका अंतर हो जाएगा। तो संभावित संसाधन वैसे संसाधन जिनको भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना होती है, संभावित संसाधन। और संचित कोष क्या होता है कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति में संचित है और उन्हें उपलब्ध तकनीक के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन। क्लियर है? तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है ना वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका ज्योग्राफी का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप सभी पूरा क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपका एक बेहतर और अच्छा नोट मिल जाएगा। हमारा जो है इकाई 1 भारत संसाधन उपयोग जो था वो खत्म हो चुका है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पॉइंट वाला निष्कर्ष वाला सब खत्म हो चुका है। कल का जो वीडियो आपको आएगा वो आपका आएगा इकाई 2 का, तो हो गया खौफ आएगा, ठीक है ना। उसका भी पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद आपको पूरा सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज भाई इतना ही, जय हिंद।